एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर रहने वाली है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर तुम बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो भी तुम्हें एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, और अगर तुम नीट एग्जाम भी क्लियर करना चाहते हो अच्छे नंबर से तो भी तुम्हें बायोलॉजी में एनसीईआरटी को ही स्टिक अपना गुरु मान लेना चाहिए, एनसीईआरटी के ऊपर ही स्टिक रहना चाहिए। एनसीईआरटी में आपको एक पूरे चैप्टर की थरो रीडिंग लगानी है। उसके साथ साथ में जो एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं वो तुमको सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है? तो वो प्लीज करते रहना। सो आज की वीडियो बच्चों रेस्पिरेशन प्लांट्स के ऊपर है। मैं बहुत सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो प्लीज एक बार यूट्यूब वाला ये जो चैनल हमारा है इसको चेक कर लेना, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी आपको, और सारी वीडियोस चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज एकता सोनी और मैं आपको यहाँ बायो पढ़ाती हूँ। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। सो आज की वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन और कंबशन में डिफरेंस क्या होता है? देखो यार, कंबशन का मतलब होता है चीजों को, जैसे किसी भी चीज का कंबशन करते हैं, दहन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जलाना, तो वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता। वैसे ही रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो स्पेशली वो भी ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर अगर मैं बोलना चाहूँ कि रेस्पिरेशन जो होती है ना बच्चों, वो आपकी सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस होती है ना, और वो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल, ठीक है? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस होती है बायोकेमिकल प्रोसेस। और ये जो होती है ना बच्चों, इसमें क्या होता है, इसको हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, है ना, फिजिको केमिकल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यार ये हमारी कोई भी सेल के अंदर नहीं हो रही है, केमिकल्स की हेल्प से हो रही है, तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों में ये हो गया। दूसरा डिफरेंस बच्चों यहाँ पे हो जाता है कि जो रेस्पिरेशन जब हमारी बॉडी में हो रहा होता है, मतलब हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज टूट जाती है, टूट कर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। तो ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में टूटती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, टेम्परेचर, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर स्लो रहता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या रहता है, स्लो रहता है। टेम्परेचर क्या होता है, स्लो नहीं, लो रहता है, सॉरी बच्चों। टेम्परेचर कैसा रहता है, लो रहता है, कम रहता है। लेकिन वहीं पर अगर हम कंबशन करवाएं, कंबशन किसी चीज को जला रहे हैं, तो टेम्परेचर वहां पर इसके कंपैरिजन में बहुत हाई रहेगा, ठीक है? इसके बाद में हम बात करें कि ये जो होती है बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ होती है, लिविंग सेल में। ये जो होती है बच्चों नॉन सेल्यूलर प्रोसेस होती है, सेल के अंदर नहीं होगी। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में ट्रैप करी जाती है, या फिर रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी होती है ना बच्चों, किस फॉर्म के अंदर एंट्रैप करी जाती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर, है ना, रेस्पिरेशन के अंदर। एंड साथ ही साथ में जो हमारी कंबशन है इसके अंदर नो एटीपी रिक्वायरमेंट, कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, आराम से अपना काम हो जाता है बिना एटीपी की जरूरत के, है ना, अपने आप ही, क्योंकि सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस नहीं है, सेल में होता है एटीपी, तो अब एटीपी की जरूरत कहाँ पड़ती है, रेस्पिरेशन में, यहाँ नहीं पड़ती है। इसके आगे हम बात करते हैं बच्चा, दूसरा जो आपका दे रखा है डिफरेंस करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल में। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है, जब हम रेस्पिरेशन की शुरुआत करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस से शुरुआत होती है। ग्लाइकोलिसिस से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर क्रेब साइकिल की तरफ चलते हैं, फिर ईटीएस आ जाता है, तो है ना, इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही पहला स्टेप होता है ना। और क्रेब साइकिल जो होता है ना बच्चों, ये हमारा कितना होता है, सेकंड स्टेप होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद में होने वाला दूसरा स्टेप होता है, ठीक है? उसके बाद में अगर अपन ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये हो जाता है बच्चों कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना बच्चों, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है, ऑक्सीजन की बिना प्रेजेंस हो तो भी होता है, यानी कि एरोबिक कंडीशन में भी होगा, एरोबिकली एंड एनएरोबिक, दोनों तरफ से पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशंस में पॉसिबल होता है। इसी के साथ में बच्चों ये जो होता है ना, हमारे यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसके अंदर 2 एटीपी का कंजप्शन होता है ना, एटीपी कंज्यूम कितनी होती है, 2,
और यहाँ पर जो एटीपी कंज्यूम होती है बच्चों, यहाँ पर एटीपी कभी भी कंज्यूम नहीं करी जाती है क्रेब साइकिल के अंदर, तो हम बोल सकते हैं एटीपी कोई कंजप्शन नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों नेट गेन जो होता है, नेट गेन जो एटीपी का होता है, नेट गेन का मतलब है बच्चों जो एनएडीपीएच से एटीपी बनी है और जहाँ पे एटीपी जो जनरल एटीपी बनी है उस एटीपी में 2 एटीपी का खर्चा भी होता है, 6 बनती है और 2 में से 2 का खर्चा भी हो जाता है। याद आ रहा है आपको? हाँ जी। तो वहां पर टोटल जो नेट गेन होता है, टोटल वैसे 10 एटीपी बनती है बट उसमें से 2 एटीपी का खर्चा हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है ना बच्चों, हमारे पास में टोटल नेट गेन होता है 8 एटीपी का। अगर हम क्रेब साइकिल की बात करें तो यहाँ पर नेट गेन जो होता है वो ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में 24 एटीपी का होता है। ये जो होता है बेटा लीनियर पाथवे होता है, आपने देखा होगा एक स्ट्रेट लाइन में 10 स्टेप्स के अंदर हो रहा होता है, जबकि ये एक सर्कुलर पाथवे होता है, गोल गोल हो रहा होता है ना, सर्कुलर पाथवे होता है। तो ये आपका इसका भी डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो यार, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है वो यहाँ पर हो रही होती है ना। हम बोल सकते हैं कि इट इंक्लूड्स गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होती है, ठीक है, हम बोल सकते हैं। फर्मेंटेशन में कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होती है। यहाँ पर बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है। यहाँ पर जो है फर्मेंटेशन बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। अगर हम बात करें बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट होता है, रेस्पिरेटरी मटेरियल होता है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। रेस्पिरेटरी मटेरियल मतलब जैसे ये ग्लूकोज हम यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये रेस्पिरेटरी हमारे रेस्पिरेटरी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिनका हम यूज करते हैं और जिनको हम तोड़कर जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी मटेरियल होता है ये क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि पार्शियली हुआ है, जबकि फर्मेंटेशन में पार्शियली चीजें होती हैं। आपको पता है कि फर्मेंटेशन के अंदर जो है वो हम बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ये होता है। यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट आता है बच्चों, इसका एंड प्रोडक्ट जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ऑर्गेनिक, इट इज और इनऑर्गेनिक, तो ये होता है इनऑर्गेनिक। जबकि जो फर्मेंटेशन होता है बच्चों, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसके ऑर्गेनिक होते हैं, है ना, सारे के सारे प्रोडक्ट्स इसके ऑर्गेनिक होते हैं, कोई भी इनऑर्गेनिक नहीं होता। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस सबस्ट्रेट, सॉरी, नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखो यार, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो होते हैं जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जिनका हम ऑक्सीडेशन करते हैं और उनका ऑक्सीडेशन करके हमारी लिविंग सेल के अंदर उनका ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना, ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। मोस्ट कॉमन हम बात करें तो बच्चों हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे कॉमन है, क्योंकि ग्लूकोज का हम पूरे चैप्टर में ग्लूकोज को कर रहे होते हैं ऑक्सीडाइज, एंड प्रोटीन का भी कर सकते हैं, फैट का भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास में और सबस्ट्रेट्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स का भी कर सकते हैं, तो एसिड्स भी हमारे पास में क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं, ये कॉमन सबस्ट्रेट्स होते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो देखो यार, ग्लाइकोलिसिस किस तरीके से होता है, ये लीनियर प्रोसेस होती है, 10 स्टेप वाली प्रोसेस होती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है 6 कार्बन का होता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या करता है, एटीपी का खर्चा करता है। एक एटीपी खर्चा करेगा, जैसे ही एक एटीपी का खर्चा करेगा बच्चों, जब भी जहां पर भी एटीपी खर्चा होती है ना, उसके नेक्स्ट स्टेप में देख लेना फॉस्फेट जुड़ा हुआ आता है। यहाँ पे ये फॉस्फेट कौन से नंबर पे जुड़ा है, 6वें नंबर पे, यानी ये ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं बट 6ठे कार्बन के ऊपर जाके फॉस्फेट जुड़ा है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, एक एटीपी का खर्चा हो गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पर हो गया बच्चों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया है ना, आइसोमर बन गया, इसका आइसोमराइजेशन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया। फिर फ्रक्टोज से 1,6 बाईफॉस्फेट, पहले 6 फॉस्फेट था, अब एक बाईफॉस्फेट आ गया, बाईफॉस्फेट मतलब एक और फॉस्फेट आ गया, एक और फॉस्फेट आया मतलब एटीपी का पक्का खर्चा हुआ, एटीपी खर्चा हो गई, एक और फॉस्फेट आ गया। ये 4 स्टेप्स तो बहुत इजी होते हैं। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर बनती है आपके पास में 3PgAl, सबसे पहले क्या बनता है 3PgAl, है ना, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से
कौन क्या बनता है 3 PgAl। 3 PgAl जो होता है ना बेटा कन्वर्टेबल होता है, ये DHAP में भी कन्वर्ट हो सकता है। DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक टाइप का कंपाउंड होता है जो 3 कार्बन का होता है। अब 3 कार्बन का है, आपको पता है ग्लूकोज से हमने शुरुआत करी थी, 6 कार्बन से शुरुआत करी थी, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर बीच रास्ते में कहीं ना कहीं कार्बन लूज हो गए। कार्बन तो कहीं लूज ही नहीं हुआ, कार्बन उतने ही चल रहे हैं। तो 6 कार्बन, ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का, इसलिए बच्चों इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 3 कार्बन का है एक मॉलिक्यूल, तो 2 कितने हो जाएंगे, 6 के हो जाएंगे, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। फिर देखो 3 PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 कार्बन होता है क्योंकि 3 PgAl के अंदर भी, तो हम बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PgAl यहाँ बन जाता है। अब 3 PgAl एल्डिहाइड है बच्चों, एल्डिहाइड जाके एसिड बनाएगा। एल्डिहाइड से एसिड बनना ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन तब होता है बच्चों जब क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। जब हाइड्रोजन इस प्रोसेस से रिमूव होगा तो वो कौन कैच कर लेगा, NAD+, क्योंकि NAD+ का काम तो हाइड्रोजन कैच करना ही है। कैच करेगा, NADH+H+ बना देगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और उस वाली प्रोसेस को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं किसके, अब की बार में हमारे पास 1,3-डाई-PGA क्या बन गए हैं, 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम। उसके बाद में बच्चों ये 2 मॉलिक्यूल्स बन गए क्योंकि ये भी 3 कार्बन का ही है। फिर इसके बाद में क्या बन जाता है बच्चों, हमने इसमें से एक फॉस्फेट, जो बाईफॉस्फो था ना, ये बिसफॉस्फो था, उसमें से एक फॉस्फेट हमने रिमूव कर दिया, तो हमने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटाया। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे ही हटाते हैं बेटा, ADP इसको कैच कर लेता है। ADP जैसे कैच करेगा, यहाँ पर ATP बन जाता है, तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा और एक फॉस्फेट क्योंकि रिमूव हो गया है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 PgA बन जाएगा। 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं, अभी भी ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि कार्बन का नंबर बैलेंस करना है। उसके बाद में 3 PgA से बेटा 2 PgA बनता है ना, ट्रांसफर हो जाता है फॉस्फेट का, और ये भी 2 ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 PgA से आपके पास में 2 PEP बन जाता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है 2 PEP से जाके लास्ट में क्या बन जाता है, पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड भी 3 कार्बन वाला एसिड होता है, इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब आपको पता है कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बना, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक ATP का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस तरीके से पूरा ग्लाइकोलिसिस आपको याद रखना है, किसमें क्या कन्वर्जन हो रहा है, 10 के 10 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर डज इट टेक प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या मेन स्टेप्स होते हैं, कहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूं, एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन स्टेप्स कौन से होते हैं। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हमें ग्लाइकोलिसिस से शुरुआत करनी है, ETS तक पूरा चलना है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन तो ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले शुरुआत होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ग्लूकोज को हम ब्रेक कर देंगे, पाइरुविक एसिड बन जाएगा। आपके सामने अभी भी ग्लूकोज से हमने शुरुआत करी थी ग्लाइकोलिसिस में, और 10वें स्टेप पे आके पाइरुविक एसिड बना था कि नहीं बना था, बिल्कुल बना था। पाइरुविक एसिड का बनना ये दर्शाता है कि ये ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। जब ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनेंगे। पाइरुविक एसिड एक एसिड है और ऑर्गेनिक है ये, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं बनते हैं। कभी भी ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो हमेशा गैस CO2 बनती है। तो कभी भी ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक चीज बन जाएगी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही हमें बनाने बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस करने के बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 का रिमूव होना। डी का मतलब होता है रिमूव करना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2, तो CO2 का रिमूव होना ये हमारे पास में कब होता है, जो पाइरुविक एसिड बना है ग्लाइकोलिसिस में, इस पाइरुविक एसिड से एक CO2 हटाई जाती है। और देखो आपको पता है पाइरुविक एसिड 3 कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन में से मैंने एक कार्बन CO2 की फॉर्म में निकाल दिया, और बचे हुए जो 2 कार्बन होते हैं ना बच्चों, वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ हो रही है पूरी प्रोसेस, डीकार्बोक्सिलेशन वाली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ना, वहां पर ये प्रोसेस हो रही होती है। उसके बाद में ये प्रोसेस होने के बाद जो TCA साइकिल होता है या क्रेब साइकिल होता है, ये क्रीब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, जहाँ पे पाइरुविक एसिड को पूरा अच्छे से ऑक्सीडाइज किया जाता है। यहाँ पर अभी तक इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन हुआ था, अब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इसको किया जाता है। इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके ट्रांसफॉर्म करी जाती है एनर्जी को, ATP मॉलिक्यूल के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है ना। फिर ये ATP जो होती है ना बच्चों, ये यूज करी जाती है, देखो है ना, ये ATP क्या करी जाती है यहाँ पर,
यूज करी जाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, यहाँ पर एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स नाम का यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है ईटीएस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के ऊपर। ध्यान रखिएगा, टीसी या क्रेब साइकिल हमेशा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होता है ईटीएस। मतलब अगर मैं ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊं और ये बनाऊं बच्चों क्रिस्टा, आपको पता है कि क्रिस्टी जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो क्रिस्टीज होती है ना, इनके ऊपर एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, या एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी सिंथेज है, इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस चलता है, और ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है इसका लिक्विड है ना, इसके अंदर भरा हुआ। तो इस मैट्रिक्स में क्या चलता है? क्रेब साइकिल। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में ही क्रेब साइकिल को चलाने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओवरऑल क्रेब साइकिल। देखो क्रेब साइकिल में क्या हुआ, पाइरुवेट आया, पाइरुवेट ने माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाया। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाते बेटा एसिटाइल कोएंजाइम बन गया और एक CO2 रिमूव हो गया। ठीक है, ये 2 कार्बन वाला है। अब ये 2 कार्बन वाला सबसे पहले ऑक्सिलोएसिटिक एसिड के साथ में जुड़ता है, 4 और 2 बनते हैं बच्चा 6 कार्बन। 6 कार्बन वाला एक एसिड बनता है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड में 3 COOH ग्रुप होते हैं। सिट्रिक एसिड का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे उसमें 3 COH ग्रुप होते हैं, इसीलिए हम इसको TCA कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर ये CO2 का रिमूव करता है, इसको रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसको, है ना। उसके बाद में बेटा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है। देखो 5 कार्बन हो गए 6 से, क्योंकि यहाँ पर एक CO2 रिमूव हो गया, है ना। साथ ही में यहाँ पर हाइड्रोजन भी रिमूव होते हैं, H+ भी रिमूव हुए हैं। H+ रिमूव हुए और H+ तो किसने कैच कर लिया? NAD+ ने कैच कर लिया, NADH+ H+ बन गया। फिर ये 5 कार्बन वाला होता है, इसने फिर से एक CO2 रिमूव कर दी, बच गए 4 कार्बन, और 4 कार्बन वाला सक्सिनिक एसिड बन जाता है। जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक से एसिड से सक्सिनिक एसिड बन रहा होता है, इस बीच क्या क्या हुआ? CO2 रिमूव हुआ, H+ भी रिमूव हुआ। उस H+ को फिर से कैच किसने कर लिया? NAD+ ने कैच कर लिया। तीसरी चीज, यहाँ GTP का फॉर्मेशन होता है, ATP नहीं, GTP का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में सक्सिनिक एसिड से बेटा मैलिक एसिड जाते हैं, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड जब जाते हैं तब यहाँ पर एक और H+ का रिमूवल होता है। बट अब की बार ये H+ NAD+ नहीं कैच कर पाता, उसी का भाई FAD+, है ना। जैसे ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान बेटा भाई भाई है ना, वैसे बेटा जो हमारे NAD+ है वो ट्रिगर्ड इंसान है, वो हमेशा आगे रहते हैं, बट फुकरा इंसान कभी कभी बाजी मार लेते हैं। तो ये H+ जो होता है ना, इस फुकरा इंसान के हाथ में आ गई, FAD+ ने इसको करके FADH2 बना दिया। अब ट्रिगर्ड इंसान बड़े हैं, इसलिए हमेशा क्या करेंगे, जब भी इनको तोड़ेगा कोई तो इनसे ज्यादा ATP निकलेगी, 3 ATP निकलती है। एक NADH2 मॉलिक्यूल 3 ATP दे सकता है, और फुकरा इंसान छोटे हैं, तो आपको पता है कि FADH2 और फुकरा इंसान है, तो ऑब्वियसली वो क्या कितना करेंगे, वो ATP कम प्रोड्यूस करेंगे, 2 ATP प्रोड्यूस करेंगे। मैलिक एसिड बन गया बेटा 4 कार्बन का। अब ये 4 कार्बन वाला फिर से अपने, क्योंकि देखो साइक्लिक फॉर्म है ना, साइकिल चलाने के, साइकिल कंटिन्यू करने के लिए हमें वो प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है जहां से साइकिल की शुरुआत हुई थी। साइकिल की शुरुआत करने के लिए ऑक्सिलोएसिटिक एसिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो सिट्रिक एसिड बनेगा नहीं, इसीलिए इसको रीजनरेट करवाना जरूरी है। इसको रीजनरेट कौन करवा रहा है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आता है, इसको रीजनरेट करवा देता है। जैसे ही इसको रीजनरेट करवाता है तो फिर से एक H+ छोड़ देता है यहाँ पर, और अब की बार फिर से H+ ने किसने किया? ट्रिगर्ड इंसान ने कैच कर लिया, मतलब NAD+ ने कैच कर लिया। तो यहाँ पर फुकरा इंसान का सिर्फ एक ही रोल है, क्या? सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से जो मैलिक एसिड बन रहा होता है, तो फुकरा इंसान आते हैं और अपना FADH2 बना के ले जाते हैं। बाकी जगह पे हर जगह ट्रिगर्ड इंसान दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आपको पता चल रहा है कि बच्चों यहाँ पर कितने NADH2 बन रहे हैं? 1 2 3 NADH2। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो हमारा क्रेब साइकिल होता है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? 3 NADH2 बनते हैं बच्चों, या NADH+H+ बनते हैं। फिर यहाँ पर एक क्या बन रहा होता है बच्चों? FADH2 बन रहा होता है, और एक हमारे पास में GTP फॉर्मेशन होता है। ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये बेटा एक हमारा पायरुविक एसिड के लिए है, एक पायरुविक एसिड के लिए हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलाया है। मैं बोलूं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी बार चलेगा ये साइकिल? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, याद करिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हमने क्या करवाया था, पूरा का पूरा प्रोसेस करवाया था, ग्लाइकोलिसिस करवाया था, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बने थे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने थे। 2 मॉलिक्यूल बने थे ना पायरुविक एसिड के। तो हमारे पास अभी एक ही पायरुविक एसिड आ रहा है। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल एक पायरुविक एसिड के लिए एक बार चलाया,
2 पायरुविक एसिड का मतलब 1 ग्लूकोज। 2 पायरुविक एसिड के लिए मुझे कितनी बार चलाना पड़ेगा साइकिल? 2 बार। तो 1 ग्लूकोज के लिए मुझे साइकिल 2 बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं। और यहाँ पर जो 3 NADH2 से कितने एटीपी बन जाएंगे? 1 से कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। 3 NADH2 से कितने बन जाएंगे? 9। यहाँ पर कितने बन जाएंगे? 1 से 2 बनते हैं तो 2 बन जाएंगे और ये 1 हो जाएगा। तो कितने हो गए? 12 एटीपी हो गए टोटल, है ना? टोटल कितने हो गए बच्चों? 12 एटीपी। ये 12 एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्या? नहीं जी, एक ग्लूकोज के लिए कितनी बार चलाएंगे साइकिल? 2 बार। 2 बार चलाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 2। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 24 एटीपी का हमें लाभ हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब देखो ये एटीपी का प्रोडक्शन होता कहाँ है ना? जो NADH2 वगैरह बने हैं, ये एटीपी बेटा बनते कहाँ है? जो मैं बता रही हूँ ना कि ये जो NADH2 होता है, एक NADH2 यानी कि एक ट्रिगर्ड इंसान 3 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। ये एटीपी यहाँ प्रोड्यूस नहीं करता, ये तो सिर्फ क्रेब साइकिल चल रहा है, टीसी साइकिल चल रहा है। टीसी साइकिल में एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता। ये फुकरा इंसान, क्या ट्रिगर्ड इंसान या फुकरा इंसान अपना रूप कब बदलते हैं? FADH2 से 2 एटीपी बना रहे हैं, NADH2 से 3 एटीपी बना रहे हैं। रूप कब बदला जा रहा है? जब बेटा ETS चलता है। ETS माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा होती है ना, उसकी मेम्ब्रेन पे चल रहा होता है। वहां पे एटीपी सिंथेज एंजाइम होते हैं। तो वहां क्या होते हैं? ये NADH2 FADH2 चल चल के जाते हैं और वहां पर एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ही NADH2 को 3 एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, FADH2 को 2 एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ETS के बारे में पूछा गया है। तो ETS कहाँ होता है? आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को मैं ऐसे बना के दिखा दे रही हूँ। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ क्या है? स्ट्रोमा है, और बाहर क्या है बेटा? 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। तो हम बोल देंगे बेटा ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये बाहर वाला स्पेस है, ये वाला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये होती है बेटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के ऊपर चल रही जो प्रोसेस है वो दिखाई गई है। फिर इसके अंदर की साइड क्या है? मैट्रिक्स, है ना? तो ये ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपके पास 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखेंगे जरा सा, एक्सप्लेन करें हम ETS को, तो 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ETS में एक्चुअली क्या हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है NADH+H+ से FADH2 से एटीपी को निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रेव साइकिल में जो NADH2 बनी है उसी से एटीपी बनेगी, नहीं। हमारा ग्लूकोज का रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से हुआ था? ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बनी है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में बना है, क्रेव साइकिल में बना है, सबको कंबाइन करके डाल दिया जाता है ETS के अंदर। तो सारी की सारी NADH2 आते हैं। और सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, इस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स 1 भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो देखेंगे जरा सा, सबसे पहले आप देखेंगे ये NADH+ आता है। ये क्या करता है बच्चों? NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जैसे ही मैट्रिक्स में NAD+ में कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट हुआ? अपने H+ को रिमूव कर देगा, अपने H+ को छोड़ देगा। तो ये जो H+ जो होते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर जाते हैं, क्रिस्टा के ऊपर इनर मेम्ब्रेन पे जाते हैं। ये H+ जो होते हैं ना बेटा, इनको हम क्या करते हैं? उठा के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देते हैं ताकि हम हाइड्रोजन ग्रेडियंट बना पाए। जब हमारे पास H+ आयन का ग्रेडियंट बन जाएगा ना बच्चों, ग्रेडियंट की स्पेलिंग गलत है शायद। जब हमारे पास H+ आयन का ग्रेडियंट बन जाता है तो एटीपी फॉर्मेशन हमारे लिए आसान बन जाता है, क्योंकि इसी ग्रेडियंट्स के अंदर ही जब ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है? एक साइड H+ ज्यादा, एक साइड H+ कम। तो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन के बाहर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, यहाँ पर H+ क्या है? ज्यादा, और अंदर मैट्रिक्स में H+ क्या है? कम। तो ये ग्रेडियंट बन गई, और ये ग्रेडियंट को हमने तोड़ना होता है जब हम एटीपी बनाते हैं। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम जो होता है इस ग्रेडियंट को तोड़ देता है। ग्रेडियंट को तोड़कर यहाँ पर अंदर की साइड में क्या बना देगा बेटा? एटीपी बना देगा। तो ये H+ जो है ना, हम बढ़ाते जा रहे हैं। इन H+ को कौन करता है? ये FMN क्या होता है ना, ये हमारा H+ को उठाकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल देता है, और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे देता है। तो ये जो अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है FES मॉलिक्यूल होता है। ये इलेक्ट्रॉन को पास करवाता है यूबिक्विनॉन को। यूबिक्विनॉन भी एक कैरियर ही है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन को लेता है, और साथ साथ में ये हाइड्रोजन कैरियर भी है। ये यूबिक्विनॉन क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। ये बाहर से मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, और फिर इस हाइड्रोजन को बाहर छोड़ देता है। यहाँ से करेगा, यहाँ से छोड़ देगा। तो ये ग्रेडियंट बनाने में हेल्प कर रहा है कि यहाँ पर कैसे भी करके हम क्या कर दें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कैसे भी करके हम
H+ का अमाउंट बढ़ा दे। तो पहले तो इसने ऐसे बढ़ा दिया, FMN ने बढ़ा दिया था, दूसरा यूबिक्विनॉन ने बढ़ा दिया, फिर यूबिक्विनॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी फिर से FeS को देता है अपना इलेक्ट्रॉन, और ये वापस यूबिक्विनॉन को देता है। यूबिक्विनॉन का फिर एक काम, वापस H+ को रिमूव यहाँ से उठा के यहाँ पटक देना, है ना। और साथ ही में बेटा फिर ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, एक इनके बीच का कैरियर ही है साइटोक्रोम सी भी। साइटोक्रोम सी जो होता है बेटा, ये साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स को दे देता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन। अब फिर ये इलेक्ट्रॉन जब मैट्रिक्स में जाते हैं तो फिर क्या होता है बच्चों, जो वहां पर मैट्रिक्स में प्रेजेंट दो H+ होते हैं, वो H+ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाते हैं और पानी का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखें बेटा, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास में NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स था। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास में FADH2 सिंथेसाइज था। पहले हम NADH का काम करेंगे, है ना। NADH के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, H+ को तो हमने बाहर निकाल दिया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन थे हमने उसको किसको दे दिया, FMN के थ्रू यूबिक्विनॉन को दे दिया। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर जो FADH2 सिंथेसाइज्ड होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल is conveyed to ubiquinone। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो 2 होता है वो FADH2 सिंथेसाइज होता है, FADH2 डिहाइड्रोजनेज होता है। तो FADH2 वाले के अंदर क्या होता है बेटा, ये यूबिक्विनॉन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर 3, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम होता है बेटा साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 which furthermore gets conveyed to साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C को देता है। साइटोक्रोम C क्या करता है बेटा, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है ना, साइटोक्रोम A3, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है दैट इज साइटोक्रोम BC1, ये अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को देगा, और ये साइटोक्रोम C किसको देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 मतलब साइटोक्रोम A3 को देगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में कनेक्टिव लिंक साइटोक्रोम C होती है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईच कॉम्प्लेक्स, उसी के टाइम पे क्या होता है, अदर प्रोसेसेस आकर सच एज प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP, ADP से ATP का फॉर्मेशन होना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच होकर, एंड ये ATP सिंथेज में होता है बेटा, है ना। तो ATP सिंथेज जो होता है वो कहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज FADH सिंथेसाइज, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इज आपका साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम AA3, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इज आपका ATP सिंथेज। Okay, this amount of ATP production is dependent on the molecule that has been oxidized। 3 ATP मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, NADH2 हो रहा है, FADH2 हो रहा है। अगर NADH2 रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो उसमें से 3 ATP आएंगे। ट्रिगर्ड इंसान है, FADH2 फुकरा इंसान है, फुकरा इंसान छोटा है तो 2 ATP ही देगा, 2 ATP ही मॉलिक्यूल्स ही उससे आएंगे। तो ये हो जाता है बेटा कुछ इस तरीके से। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी छोटे मोटे सवाल तो किसको नहीं आते यार। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर हम बोलेंगे बेटा जी, यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। तो आपको पता है कि भैया व्हाट इज दिस, हाँ जी, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है हमारे पास ग्लूकोज का। यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि आपको पता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब फर्मेंटेशन ही देख लो। फर्मेंटेशन में कहाँ बन रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है नहीं, वहां पर तो फिर से कुछ नया अल्कोहल वगैरह बन जाता है। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो वहां पर CO2 पूरा नहीं बना, ग्लूकोज को हमने पूरी तरीके से नहीं तोड़ा। यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा पूरा तोड़ देते हैं, और इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं CO2 एंड वाटर जो होते हैं ना, ये एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट होते हैं। जबकि हमारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बेटा CO2 एंड इथेनॉल, इथेनॉल जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ना, वो हमारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करी जाए तो लैक्टिक एसिड भी होता है इसके साथ। यहाँ पर बेटा गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों होता है गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, ऑक्सीजन अंदर डालनी पड़ेगी, तो कुछ इस तरीके से हो जाता है।
नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना, देखो यार, ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। और ये जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है फर्मेंटेशन में। ग्लाइकोलिसिस वैसे एरोबिक एनारोबिक दोनों में हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक कंडीशंस मिले एनारोबिक कंडीशंस मिले हर जगह पे होता है। फर्मेंटेशन जो होता है बेटा एनएरोबिक कंडीशंस में ही होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर जो होता है बेटा पायरुविक एसिड बनता है लास्ट के अंदर, इसका एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड होता है। और इसके अंदर जो होता है बेटा लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का फर्मेंटेशन है ना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस करते हैं एक ग्लूकोज से, वन ग्लूकोज से 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में। जबकि हम फर्मेंटेशन की बात करें तो ये NADH जो होता है ये जनरेट करता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये जो ग्लाइकोलिसिस में बने हुए NADH2 होता है बेटा, इनका यूज कर लेता है। तो ये क्या कर लेगा, इन दो NADH2 का यूज कर लेगा, ठीक है। ये कहाँ से बने हैं, फ्रॉम कहाँ से बने हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो इसने तो NADH2 बनाया है, इसने तो कंज्यूम ही कर लिया है ना। इसके बाद में बेटा ये क्या होता है, ये हमेशा ATP फॉर्मेशन करेगा। ये 2 ATP की फॉर्मेशन फ्रॉम एवरी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP बनाता है, 2 ATP फॉर्मेशन करता है। जबकि ये जो होता है ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि NADH2 को भी ये कंज्यूम कर जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए बेटा, ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। सिट्रिक साइकिल क्या होता है बेटा, आपका TCA साइकिल है, क्रेब साइकिल, ठीक है। ये होता है बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर, सबसे पहले बात तो है ना। और ये कहाँ होता है आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। ये जो होता है बेटा जी, ये क्या होता है, लीनियर पाथवे होता है, लीनियर पाथवे। और ये कैसा होता है, साइक्लिक पाथवे होता है, साइक्लिक पाथवे, है ना। यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है बेटा, उसको हम क्या तोड़ के क्या बना देते हैं, पाइरूवेट। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एसिटाइल ग्रुप को हम कंप्लीटली ब्रोकन डाउन कर देते हैं। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है उसको कंप्लीटली ब्रोकन डाउन कर देते हैं, CO2 वगैरह लास्ट में फॉर्म कर देते हैं कंप्लीटली। यहाँ पर नेट गेन कितना होता है बेटा ATP का, नेट गेन ATP कितना होता है, 8 ATP। और यहाँ पर जो नेट गेन होता है बेटा जी, आपको मैंने अभी भी बताया था, एक ग्लूकोज के लिए अगर हम बात करें तो 24 बार, क्योंकि वो साइकिल एक ग्लूकोज के लिए 2 बार चलेगा और एक बार में 12 ATP बन रहे हैं, तो 24 बार दो बार में बन जाएगा, तो 24 ATP का हमारे पास में नेट गेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द assumption मेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ ATP। तो देखो assumptions क्या बनाए जाते हैं, assumptions ये होता है कि अगर हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल है तो ये एक NADH का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ETS में जाके 3 ATP बनाएगा, ट्रिगर्ड एंजाइम 3 ATP बनाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तब इसका। NADH जो होता है बेटा, ये हमारे पास में अंदर इसके माइटोकॉन्ड्रिया के चला जाता है। ये NADH खाली क्रेव साइकिल वाला नहीं होता, ये TCA साइकिल वाला भी होता है, ये ग्लाइकोलिसिस वाला भी होता है। अब आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। और ये जो ATP बनती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेने के लिए, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेने के लिए ये NADH क्या करता है, शटल सिस्टम का यूज करता है। ये शटल सिस्टम क्या होता है, आई होप सो कि आपने पढ़ लिया होगा जब अगर चैप्टर पढ़ रखा है ना। तो शटल सिस्टम का यूज करता है। इसी के साथ में बच्चा हम एक अजम्पशन लगा के चलते हैं कि अगर FADH2 का एक मॉलिक्यूल है तो वो 2 ATP बना के देगा, फुकरा इंसान है 2 ATP बना के देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं, ये हमारे अजम्पशंस होते हैं नेट गेन ऑफ ATP के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है बच्चों एनाबॉलिक, है ना, एक होता है एम्फीबॉलिक। एम्फी का मतलब होता है बोथ, जैसे एम्फीबियंस होते हैं बोथ, दो जगह पे रहने वाले। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जब दो प्रोसेसेस एक जगह पे होती, दोनों ही प्रोसेसेस अगर एक जगह पे होती तो एम्फीबॉलिक पाथवे कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, कैटाबॉलिक के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी पाथवे को कैटाबॉलिक कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट आती है, फैट आता है, प्रोटीन आता है ना, सबको हम तोड़ ताड़ के उनसे
CO2 वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं, एटीपी फॉर्मेशन करते हैं, तो इनको तोड़ते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, कैटाबॉलिज्म। बेटा एनाबॉलिज्म भी यहाँ पर होता है, कुछ कुछ चीजों को हम बनाते भी हैं, ये तो कैटाबॉलिक पाथवे हो गया। हम हमारे यहाँ पर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका हम फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, है ना। कुछ कुछ हमारे पास में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हम बना रहे होते हैं इसके अंदर एनाबॉलिक पाथवे में। तो ये दोनों ही चीजें रेस्पिरेशन के अंदर हो रही होती हैं, इसलिए हम रेस्पिरेशन को क्या बोल देते हैं बच्चों, एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है। नंबर 10 क्वेश्चन इज डिफाइन द RQ बिटवीन डिफाइन RQ, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर फैट्स। RQ क्या होता है? देखो यार, RQ मतलब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, जो हमारा CO2 इवॉल्व होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, जितना CO2 बाहर निकला है अपॉन जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो हम कंज्यूम कर लेते हैं बेटा, कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, यही तो होता है रेस्पिरेशन में। तो जितना CO2 बाहर निकला है अपॉन ऑक्सीजन जितना कंज्यूम किया गया, ये हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है। फैट के लिए अगर हम बताएं तो फैट के अंदर आपको पता है कि जब हम फैट का रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो फैट के अंदर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कंजप्शन लगता है। जब हम फैट को डाइजेस्ट भी कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत जोर आता है, क्योंकि फैट इजीली नहीं होता डाइजेस्ट, और ना ही फैट से हम इजीली एनर्जी निकाल पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा फैट जो होता है ना, उसमें काफी मतलब आसानी से हमें एनर्जी हम नहीं निकाल सकते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा लगती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा और जो हमारी CO2 इवॉल्व होती है वो कम होती है। दैट मीन्स कि हमारा जो अमाउंट आएगा वो <1 आएगा, और <1 कितना आता है, 0.7 आता है। ठीक है। हालांकि इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट वो उतना आपसे पूछते नहीं है, इसलिए हम कोई सेंस नहीं बनता उसको पढ़ने का। आगे बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो यार, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मान लो ये एडीपी है, ये एडीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में अटैच हो जाती है और एटीपी फॉर्म कर देती है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होनी चाहिए, ETS के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होनी चाहिए। जब हमारे पास ये प्रोसेस बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू चलती है वाया एटीपी सिंथेज, वाया एटीपी सिंथेज, जब ये प्रोसेस चलती है तब हम बोलते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करते हुए, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा जी, हाँ जी, आगे हम बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। हाँ जी, स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में स्टेप वाइज एनर्जी कैसे रिलीज होती है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों क्यों ऐसे होती है? तो देखो यार, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है इज डिसइंटीग्रेटेड टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैसे बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस एटीपी, ऐसे यही तो फॉर्मेशन किया जाता है। इफ द एनर्जी गेट्स रिलीज एट वन गो, मान लो कि ये पूरी की पूरी एनर्जी एक ही गो के अंदर रिलीज कर दी जाए, है ना। हम स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज क्यों करते हैं, यहाँ पर एटीपी बना, फिर अगले स्टेप में एटीपी बनता है, फिर अगले स्टेप में NADH2 बनता है, तो हम ये स्टेप वाइज काम क्यों कर रहे हैं? स्टेप वाइज काम हम इसीलिए करते हैं बेटा, क्योंकि अगर एक बारी में एटीपी बन गई, वन गो में बन गई, तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा, और इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, एनर्जी जनरेट हो जाएगी, तो इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज न्यू कंपाउंड्स तो नहीं बन पाएंगे। ऑब्वियसली बात है ना, बीच बीच में अगर हम स्टेप वाइज प्रोसेस चला रहे हैं तो नए नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम बना, पायरुविक एसिड बना, ये नए नए कंपाउंड्स है। एक नए नए कंपाउंड्स ऐसे थोड़ी ना बनते हैं बिना एटीपी खर्चा किए, एटीपी खर्चा करना पड़ता है। तो अगर मैं एटीपी एक साथ जाके रिलीज करूंगी तो बीच में नए कंपाउंड्स को जनरेट करने के लिए मेरे पास एनर्जी बचेगी नहीं, और अगर नए कंपाउंड्स को मैं नहीं जनरेट कर पाऊंगी तो ऑब्वियसली बात है कि कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज का। तो हमें अलग अलग नए नए कंपाउंड्स बनाने पड़ते हैं, इसीलिए हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे हर अलग अलग जगह पे। तो hence the stepwise release of the energy respiration is most efficient is the conservation of energy। कंजर्वेशन करने के लिए एनर्जी का बहुत रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज एक साथ रिलीज करने पे बेटा एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ये हो गया बेटा इस वाले चैप्टर का NCERT सॉल्यूशंस। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ओके। एंड प्लीज सबको ये वीडियोस भेजिए, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता है, राइट रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो प्लीज आई वांट कि आप उनको ये सब शेयर करिए और उनको भी काफी हेल्प होगी इससे, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी, आपके नीट एग्जाम्स के लिए भी, सारी की सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो आपको देखना है, कोई वीडियो आप मिस मत करा करिए यार, छोटी छोटी वीडियो होती, ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो भी नहीं है ये तो, है ना। सो इसी के साथ दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर एकता सोनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।